किंग्स एंड क्रॉनिकल्स इसके पार्ट 1 में आपका स्वागत है। किंग्स एंड क्रॉनिकल्स ये मुग़ल कोर्ट से रिलेटेड चैप्टर है और इसमें 16th और 17th सेंचुरी के बारे में मेनली बताया गया है। क्रॉनिकल्स वर्ड का मीनिंग हम समझ लेते हैं। जो मुग़ल किंग्स थे उन्होंने अपने कोर्ट हिस्टोरियन से कहा था कि वो सारा जो भी उनकी इवेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड करते जाएंगे और दरबार की कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग्स है उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे। इस तरह से एक अच्छा खासा रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा और वो हिस्ट्री के पर्पज़ से भी इम्पोर्टेंट होगा। इसके अलावा उन्होंने जो राइटर्स थे उन्होंने उस समय मुग़ल एम्पायर की जितनी भी डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस थी डिफरेंट रीजन से रिलेटेड उसको भी इसमें इंक्लूड किया था। तो इस तरह से ये जो रिकॉर्ड कोर्ट हिस्टोरियंस ने तैयार किया था, दिस रिकॉर्ड वर इम्पोर्टेंट फॉर मुग़ल हिस्ट्री। इसको मुग़ल हिस्ट्री को समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं खास करके जिन्होंने इंग्लिश में लिखना शुरू किया वो इस सारे रिकॉर्ड को क्रॉनिकल्स बोलते हैं। और क्रॉनिकल्स बोलने के पीछे वजह यह है कि इट वाज रिटन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब ईयर बाय ईयर बेसिस पर ये रिकॉर्ड लिखा गया था, इसलिए इसको क्रॉनिकल्स कहा जाता है। ठीक है, और इसीलिए चैप्टर का जो टाइटल है वो है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मुगल्स के बारे में। तो मुग़ल वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ इसके बारे में भी हमारी बुक में दिया गया है। मुग़ल वर्ड इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम मंगोल। लास्ट ईयर हमने एक चैप्टर पढ़ा था नोमैडिक एम्पायर्स के बारे में, जिसमें मंगोल्स के बारे में पढ़ा था जो मंगोलिया के थे। तो ये वर्ड मुग़ल जो है मंगोल से आता है। हालांकि जो मुग़ल्स थे वो अपने आप को कभी भी उन्होंने अपने लिए मुग़ल वर्ड यूज़ नहीं किया। ये वर्ड यूज़ किया जो 16th सेंचुरी में जो यूरोपियंस थे उन्होंने इनके लिए मुग़ल वर्ड का यूज़ किया, क्योंकि जो मुग़ल्स थे वो मदर साइड से मंगोल्स से रिलेटेड थे। हालांकि फादर साइड से वो तैमूर की फैमिली से रिलेटेड थे, तो वो अपने आप को तैमूराइड्स के ज़्यादा नज़दीक मानते थे। लेकिन फिर भी जो यूरोपियंस थे उन्होंने उनके लिए मुग़ल वर्ड का यूज़ किया। हालांकि जो बाबर था जिसने इंडिया में मुग़ल डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया, वो खुद मंगोल्स को बहुत ही बुरा मानता था, उनसे नफ़रत करता था। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो इंग्लिश यूरोपियन राइटर्स हुए उन्होंने इनके लिए मुग़ल वर्ड ही यूज़ किया था। चलिए अब देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जिन्होंने इंडिया में रूल किया मुग़ल रूलर्स ने। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़हीरुद्दीन बाबर ही केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। उज़्बेकिस्तान में एक प्लेस था फरगाना, वहाँ पर उसके फादर रूल करते थे। बाद में जो उसके फादर की डेथ के बाद जो उसके दूसरे रिश्तेदार वगैरह थे उन्होंने उनको उज़्बेक जो भी थे उन्होंने उनको वहाँ से हटा दिया। तो बाबर वहाँ से आ गए अफ़गानिस्तान में काबुल, और काबुल में रहने के बाद उन्होंने इंडिया की तरफ अपना रुख किया। और 1526 में इंडिया में वो आए और यहाँ पर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ इब्राहिम लोदी के साथ, और उसके बाद उन्होंने इसमें जीत हासिल करके यहाँ पर मुग़ल डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। उनके जो सक्सेसर थे वो नासिरुद्दीन हुमायूं थे, और नासिरुद्दीन हुमायूं ने 1530 से 40 तक और उसके बाद 1555 से 56 तक रूल किया। बीच में जो हम देखते हैं कि 15 ईयर्स तक का टाइम पीरियड कहाँ जाता है, मतलब कि 1540 के बाद 1555 से रूल शुरू किया। तो 15 ईयर्स तक का टाइम पीरियड ये था कि शेरशाह सूरी नाम के एक अफ़गान रूलर ने उनको हरा दिया था, और उसकी वजह से उनको जाना पड़ा था पर्शिया। और पर्शिया में जाकर के वहाँ उन्होंने एक सफ़ाविद रूलर थे ईरान के, वहाँ पर शरण ली थी और वहीं पर वो रहे इतने साल तक। और 1555 में यहाँ आकर के दोबारा उन्होंने मुग़ल डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया, लेकिन केवल 1 साल के बाद ही उनकी डेथ हो गई। अब इसके बाद हुमायूं के बाद जो अकबर हैं वो मुग़ल एम्पर बनते हैं, और ही इज़ कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द मुग़ल एम्पर्स। उन्हीं को ये माना जाता है कि उन्होंने मुग़ल एम्पायर को कंसोलिडेट किया और उसको मजबूत बनाया, और इसीलिए उनको द ग्रेट अकबर भी कहा जाता है। इसके बाद अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब ने रूल किया। औरंगज़ेब के बाद मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू हो गया था।
अब हम देखते हैं कि ये जो क्रॉनिकल्स थे ये कैसे बनते थे, यानी कि इनका ये जो रिकॉर्ड है जिससे हमें मुग़ल एम्परर्स की हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, इनको तैयार करने का क्या तरीका था। सबसे पहले लैंग्वेज की बात करते हैं कि जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी वो पर्शियन थी, क्योंकि मुग़ल कोर्ट की जो लैंग्वेज थी वो पर्शियन रखी गई थी। अब पर्शियन लैंग्वेज रखने के पीछे क्या पर्पज़ रहा होगा, ये हम देखते हैं। अभी हमने जस्ट बात की थी कि जो मुग़ल्स थे वो फादर साइड से तुर्क से रिलेटेड थे, और तुर्क की लैंग्वेज तो टर्किश लैंग्वेज होती थी, लेकिन वो उनकी मदर टंग भी थी, लेकिन उन्होंने टर्किश लैंग्वेज को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज नहीं बनाया। हालांकि जो बाबर था उन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी है तुज़ुक-ए बाबरी नाम से। ये पिक्चर में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है तुज़ुक-ए बाबरी, लेकिन उन्होंने इसको तुर्की लैंग्वेज को यूज़ किया, लेकिन बाकी एडमिनिस्ट्रेशन में जो लैंग्वेज यूज़ की वो पर्शियन लैंग्वेज थी। उसके पीछे पर्पज़ ये था कि एक तो जो पर्शिया के जो शाह थे उनसे इनके रिलेशंस अच्छे थे। आपको अभी जस्ट बताया कि जो हुमायूं थे उनको शेरशाह से हार मिलने के बाद उन्होंने वहीं पर जा कर के काफ़ी समय गुजारा था, तो उनके साथ इनकी दोस्ती थी। और काफ़ी जो ईरानियन लोग थे, पर्शियन लोग थे, वो मुग़ल एम्पायर में उनको जॉब दिया गया था, काम दिया गया था, काफ़ी सारी ऊंची पोस्ट पर उनको रखा गया था, तो इसलिए भी पर्शियन लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर किया गया। तो इस तरह से पर्शियन लैंग्वेज को उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट किया। अब ये जो पर्शियन लैंग्वेज है, इसके और इंडिया में जो लैंग्वेज चलती थी हिंदवी लैंग्वेज, उन दोनों के मिलने से एक नई लैंग्वेज बनी, और वो लैंग्वेज है उर्दू लैंग्वेज। तो एक तरह से पर्शियन और इंडियन हिंदी लैंग्वेज के मिलने से एक नई लैंग्वेज की शुरुआत हुई, और वो उर्दू लैंग्वेज थी। अब ये जो मुग़ल क्रॉनिकल्स हैं उसमें जैसे कि अकबरनामा है, ये पूरा पर्शियन में लिखा गया। और अभी जस्ट हमने बात की कि तुज़ुक-ए बाबरी जो कि टर्किश लैंग्वेज में था, उसको ट्रांसलेट करके पर्शियन में किया गया। ऐसे संस्कृत में बहुत सारी बुक्स थी, महाभारत रामायण, उनको भी पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया गया। तो महाभारत जो था उसका ट्रांसलेशन रज़्मनामा नाम से बुक हुआ, रज़्मनामा का मतलब होता है बुक ऑफ वार्स। अब हम देखते हैं कि ये जो क्रॉनिकल्स हैं कैसे तैयार होते थे, ये जो किताबें हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, कैसे बनती थी, इस प्रोसेस को हम देखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। ये जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स बनती थी ये हैंड रिटन होती थी, और इसीलिए इसको मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब ही वो होता है जो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हैंड रिटन बुक्स होती हैं, उनको मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब हैंड रिटन थी, इसलिए हम उनको मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। और मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाने के लिए उन्होंने बाकायदा एक किताब खाना बनाया हुआ था, और उस किताब खाने में डिफरेंट तरह के जो भी इससे रिलेटेड काम है वो कंप्लीट किए जाते थे। जैसे यहीं पर एक सबसे पहले तो जो डिफरेंट पेजेस हैं उनको तैयार किए जाते थे। फिर उन पेजेस के ऊपर लिखने के लिए स्क्राइब्स होते थे। स्क्राइब क्या करते थे कि वो उनको जो भी रिटन मटेरियल दिया होता था वो उसको कॉपी करने का काम करते थे, और वो बहुत अच्छे से उसको लिखा करते थे कैलीग्राफी के साथ, यानी कि सुंदर राइटिंग के साथ उसको कॉपी करते थे। जो गिल्डर्स होते थे वो पेजेस को सुंदर और चमकीला बनाने का काम करते थे, और पेंटर्स का काम होता था कि जो खाली छोड़ दी गई जगह है उसमें जो भी रिकॉर्ड किया गया है उसके से रिलेटेड पिक्चर्स बनाना। सपोज़ कि कोर्ट के ऊपर लिखा जा रहा है तो एक पेज खाली छोड़ देंगे, उसके ऊपर कोर्ट का पिक्चर बनाया जाएगा। सपोज़ कि किसी किंग के बारे में लिखा है तो फिर उस किंग का पिक्चर भी उसके साथ में बना दिया जाएगा। जैसे आपकी बुक्स में होता है कि जो भी चैप्टर होता है उससे रिलेटेड पिक्चर्स होते हैं, ठीक उसी तरह से। तो पेंटर्स भी उसमें काम करते थे, गिल्डर्स भी होते थे उसके अंदर, कैलीग्राफर्स भी होते थे, और लास्ट में जब सारे पेजेस तैयार हो जाते थे तो उनको बाइंडिंग करने वाले बुक बाइंडर्स भी होते थे, और वो उसको डिफरेंट तरीके से ऑर्नामेंटल वे में कवर करते थे उसके पेजेस को। इस तरह से इसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व होते तब जा कर के मैन्युस्क्रिप्ट्स तैयार होती थी। अब कैलीग्राफी को बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्ट माना जाता था। ये आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग थी, और इसमें जिन लोगों को बहुत अच्छी टैलेंट था उनको बहुत इम्पोर्टेंस वहाँ पर मिलता था। अकबर खुद इसमें इंटरेस्ट लेता था, और उसकी जो फेवरेट कैलीग्राफी थी उसको नस्तलिक बोला जाता है। ये कभी 1 मार्क क्वेश्चन में आता भी एग्ज़ाम में, नस्तलिक का मतलब क्या है। तो नस्तलिक एक तरह की कैलीग्राफी थी जिसमें
फ्लूइड स्टाइल में, यानी कि एकदम फ्री वे में उसमें लिखा जाता था और उसमें बीच बीच में हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होते थे। इसके अंदर एक कलम होती थी जिसको ट्रिम करके और उसको फिर इंक में डुबो करके और उससे लिखा जाता था। तो ये उसकी सबसे फेवरेट कैलीग्राफी स्टाइल थी, इसका नाम नस्तलिक था। अब इसके बाद हम देखते हैं पेंटिंग के बारे में। अभी जस्ट हमने बात की कि बुक्स के अंदर पेंटिंग भी बनाई जाती थी, तो पेंटिंग को बहुत इम्पोर्टेंस वहाँ पर दिया गया था। और अबुल फजल ने पेंटिंग को मैजिकल आर्ट कहा था। हालांकि बहुत से जो मौलवी और उलेमा थे वो क्रिटिसाइज़ भी करते थे इस तरह की पेंटिंग्स बनाने को, क्योंकि उनके हिसाब से इस्लाम में मोहम्मद साहब या हदीस या कुरान के वो हवाले से बोलते थे कि इस्लाम के हिसाब से जो भी लिविंग बींग्स हैं उनके पिक्चर्स नहीं बनाए जाने चाहिए। लेकिन फिर भी टाइम के साथ कुरान का जो इंटरप्रिटेशन है वो भी डिफरेंट लोगों के द्वारा डिफरेंट तरीके से किया गया। और बाद के जो इस्लामिक ट्रेडिशन थे उसमें कई लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि नहीं, इस तरह की जो पेंटिंग्स है वो बनाई जा सकती है। और इसीलिए जो सफ़ाविद किंग्स थे जो ईरान के थे, उन्होंने अपने यहाँ काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनवाई थी। उनके यहाँ तो एक बहुत बड़े फेमस पेंटर थे जिनका नाम था बेहज़ाद। और जब हुमायूं उनके यहाँ पर जाकर के गए, शेल्टर ली थी, तो जब वहाँ से वो वापस इंडिया आए थे 1555 में, तो उन्होंने अपने जो ख़ास दो डिसाइपल्स थे, मीर सैयद अली, इनका नाम नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, मीर सैयद अली और अब्दुस समद, उनको हुमायूं के साथ भेजा था दिल्ली में, जो कि बहुत अच्छे पेंटर थे। चलिए अभी इसको कंप्लीट करते हैं। ये क्वेश्चंस आप देख लीजिए। मेंशन द नेम्स ऑफ मुगल एम्परर्स विद देयर टाइम पीरियड ऑफ रूल, व्हाट वर क्रॉनिकल्स, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स, मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुगल्स इन द आर्ट ऑफ पेंटिंग, हाउ डिड अबुल फजल एक्सप्लेन द आर्ट ऑफ राइटिंग। थैंक्स।